गुड मॉर्निंग। तब आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? अब तो एग्जामिनेशन में काफ़ी कम दिन बच गए हैं, लेकिन चलिए, अगर कुछ टाइम मिलता है थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया जाए इस मुद्दे पे। ठीक है, खासकर आज जो होने वाला है वो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और करेंट, ये तीन है। और मेरी कोशिश होगी 2 दिन 3 दिन और लगेगा तो पूरे बिहार पे एक सेशन आपका हिस्ट्री का एक हो जाएगा पूरे बिहार से ही। उसमें क्वेश्चन आंसर जो भी रहेगा कोशिश करेंगे कि लगभग आप लोगों का क्वेश्चन वहाँ से कहीं ना कहीं मतलब लड़े, प्रयास होगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं आज के क्वेश्चन को। और देखिए, अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, भूलिए नहीं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आज जो है हम लोगों का वो है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से है। क्वेश्चन नंबर 1, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत स्थापित फेडरल कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अधिकतम कितने अवर न्यायाधीश होते थे? ठीक है, या कितने अवर न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी? जो भी आपका क्वेश्चन होगा, आपके सामने विकल्प है ए 3, बी 5, सी 7 और डी 15। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा 1935 का एक्ट, तो याद होगा कि केंद्र और राज्य के बीच विरोधाभास की स्थिति में समस्या के समाधान के लिए एक फेडरल कोर्ट की व्यवस्था की गई थी। और ये फेडरल कोर्ट स्थापित कहाँ हुआ? दिल्ली में स्थापित हुआ है ना। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य अधिकतम जो न्यायाधीश होंगे उनकी संख्या जो निर्धारित की गई वो कितनी थी? वो 7 थी। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी 7। याद रखिएगा कि इसमें जो न्यायाधीश की नियुक्ति होगी ये राइट ब्रिटिश क्राउन के पास है, वही क्या करेंगे, इनका इनकी नियुक्ति करेंगे। और इनका जो कार्यकाल होगा ये 65 ईयर्स यानी 65 वर्ष की उम्र तक ये अपने इस कार्य पर रह सकते हैं, इस पद पर रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका है वो क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत यह प्रावधान दिया गया है कि केंद्र के स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग और प्रांत स्तर पर प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए? बिल्कुल स्पष्ट है, यानी क्वेश्चन एक्ट से है, किस एक्ट में यह प्रावधान दिया गया कि केंद्र के स्तर पर एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए या गठन किया जाए। ठीक है, आपके सामने विकल्प जो है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1947, आपका तीसरा है ली आयोग रॉयल कमीशन, और डी है 1861 का सिविल सर्विसेज एक्ट। ठीक है, आपके सामने ये 4 विकल्प है और 5वां विकल्प भी है। ठीक, अब आपको इतना में तो लगना चाहिए कि इस एक्ट के तहत यह व्यवस्था दी गई थी। अगर आपने पढ़ा होगा सिविल सर्विसेज के बारे में तो ये एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि भारत में सिविल सर्विसेज का जन्मदाता कौन है? तो याद रखिएगा कौन? कॉर्नवालिस हुआ करता था। ठीक है, लेकिन एक आपने पढ़ा होगा ली आयोग का गठन हुआ था, और ली आयोग का जब गठन हुआ था तो उसकी सिफारिश थी कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपका है जिसमें पूछा गया केंद्र में एक संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट में ये प्रावधान दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ कुछ समाज सुधारक का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित पुस्तक, पत्रिका या पेपर का नाम है। ठीक है, आपको देखना है कौन सुमेलित नहीं है। पहला जो आपका ए है देवेंद्र नाथ टैगोर, तत्वबोधिनी। याद कीजिए कि देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में तत्वबोधिनी सभा का गठन हुआ था और तत्वबोधिनी पत्रिका के माध्यम से वो अपने विचार का प्रचार प्रसार करते थे। ये भी सही है, ये सही है। ठीक है, केशव चंद्र सेन जिनकी संबद्धता ब्रह्म समाज से है ना, और इनका जो पत्र है उसका नाम क्या है? इंडियन मिरर। ये पत्र अंग्रेजी में मतलब प्रकाशित होती थी, इसका मतलब ये भी सही है ना। राधाकांत देव, राधाकांत देव को अगर आपने पढ़ा होगा तो
पढ़ा होगा कि ये बंगाल में इनकी संस्था हुआ करती थी, ठीक है, धर्म सभा। और इनकी जो पत्रिका थी इसका नाम था समाचार चंद्रिका, जिसके माध्यम से अपने विचार का प्रचार करते थे। ये तीनों सही है, लेकिन ए गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, ए गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट ये पंडित शिवनाथ शास्त्री की रचना नहीं है। ए गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट जो रचना है ये राजा राम मोहन राय की है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी सही होगा, है ना। ये एकमात्र है जो सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। ए गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट ये राजा राम मोहन राय की रचना है। प्रिसेस्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की रचना है। तुफ फुतुह मुबाहिदीन राजा राम मोहन राय की रचना है। या मिरातुल अखबार संवाद कॉमेडी ये राम मोहन राय की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है इसमें से भी, तो ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय ये जो रचना है ये किसका, राजा राम मोहन राय की रचना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि राम मोहन राय की कई रचनाएं काफी पॉपुलर हुई, जिसमें प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस भी है, जिसमें संवाद कौमती है, मिरातुल अफकार की बात कर सकते हैं, तुफुतु मुबाहिदीन की बात कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या है, ये भी समाज सुधार से संबंधित संस्था का नाम है। सर्वशोधक समाज की स्थापना किसने की। आपके सामने विकल्प है, ए साहू जी महाराज, बी ज्योतिबा फुले, सी आत्माराम पांडुरंग, डी नारायण महादेव परमानंद, है ना। आपने अभी भी तैयारी कर रखा है तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए कि इसकी स्थापना किसने की। याद कीजिए, सर्वशोधक समाज, सत्य शोधक समाज नहीं है ना। सत्य शोधक समाज होता तो ज्योतिबा फुले, लेकिन यहाँ पे है सर्वशोधक समाज। आपने नाम सुना होगा बड़ौदा के साहू जी महाराज, है ना। ये साहू जी महाराज द्वारा स्थापित संस्था है, कौन, सर्वशोधक समाज, ठीक है। बड़ौदा रियासत के प्रधान हुआ करते थे साहू जी महाराज। इन्होंने अपने रियासत में शिक्षा के डेवलपमेंट का भी प्रयास किया। इन्होंने हरिजनोत्थान का भी कार्य किया, मंदिर प्रवेश के मुद्दे पे भी क्या किया, सुधार का कार्य किया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये भी आपका जुड़ा हुआ है। एक तरफ आप देखते क्या है, कुछ मतलब पुस्तक और पत्रिका का नाम है, और दूसरी तरफ संबंधित राइटर्स का नाम है, ठीक है। पूछ रहा है निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित है। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित है आपको देखना है। देखिएगा, गुलामगिरी, गुलामगिरी जो रचना है ज्योतिबा फुले की है, ये सही है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी विवेकानंद की रचना नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है ये किनका है, ये दयानंद सरस्वती की रचना है, ये गलत है। तहजीबुल अखलाक ये सर सैयद अहमद खान की रचना है, ये भी सही है। और इथिक्स ऑफ इस्लाम ये सैयद आमिर अली की रचना है, ठीक है। इस्लामिक समाज के सुधारक के रूप में भी ये पॉपुलर रहे हैं। तो इथिक्स ऑफ इस्लाम इन्हीं की रचना है। चूंकि सुमेलित 1, 2, 3 तीनों है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा जो आपका क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, एक मानव जाति, एक धर्म, एक ईश्वर और एक विश्व का नारा किसने दिया, ठीक है। देख लीजिएगा ठीक से, एक मानव जाति, एक धर्म, एक ईश्वर और एक विश्व का नारा किसने दिया। और आपके सामने जो विकल्प है वो विकल्प क्या है, ए कुमार आशान, बी अंबेडकर, सी नारायण गुरु और डी वीरेश लिंगम कुंतु। ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये सब कास्ट मूवमेंट से जुड़े हुए नेता हैं, ठीक है। समाज सुधारक भी कह सकते हैं, जातीय आंदोलन के लीडर के रूप में भी आप इनको देखते हैं, ठीक है। इनमें से कई ऐसे हैं जो जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे समाज सुधार के लिए, जिसमें नारायण गुरु है, कुमार आशान है, ठीक है। अंबेडकर भी जाति व्यवस्था के बिल्कुल अगेंस्ट हुआ करते थे। तो आप इन सभी का नाम आपने सुना होगा, लेकिन यह स्टेटमेंट किनका है ये ध्यान रखिएगा। कुमार आशान ने भी इसी प्रकार एक स्टेटमेंट दिया था, मानव के लिए कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ईश्वर नहीं, ठीक है। ये कुमार आशान, ये नारायण गुरु के स्टूडेंट हुआ करते थे, शिष्य थे, उनका स्टेटमेंट था। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये नारायण गुरु का स्टेटमेंट है। याद कीजिएगा, ये जिस आंदोलन से जुड़े हुए हैं उसका नाम क्या है, आपने पढ़ा होगा, एजबा आंदोलन, है ना।
ये एजबा आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं और इन्हीं की संस्था का नाम क्या है, याद कीजिए, श्री नारायण धर्म पालन योगम, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ये स्टेटमेंट किसका, तो नारायण गुरु का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। मुझे लगता है कि ये सब क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी है और मुझे लगता है पहले भी हम लोग टेस्ट में इन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं डाले हैं। तो अगला जो क्वेश्चन 7वां है, बहिष्कृत भारत पत्रिका का नाम है, निम्नलिखित में से किसकी रचना है। आपके सामने विकल्प है महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, साहू जी महाराज, है ना। तो ये बहिष्कृत भारत जो पत्रिका है ये किसकी है, अंबेडकर साहब की है, ठीक है। बाबा साहब अंबेडकर की रचना है बहिष्कृत भारत, याद रखिएगा। क्वेश्चन और भी कुछ अंबेडकर से पूछ सकता है जो अभी तक बीपीएससी में कई बार पूछा है, आईएएस और यूपी में भी पूछा है। जैसे याद कीजिए, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, ये अंबेडकर द्वारा गठित हुआ करता था, ठीक है। या आप कहते हैं महार आंदोलन, महार आंदोलन महाराष्ट्र में, इससे भी संबंधित कौन रहे हैं, अंबेडकर ही रहे हैं, है ना। बहिष्कृत भारत पत्रिका भी किसकी, अंबेडकर की, याद रखिएगा। महार आंदोलन के नेता कौन, अंबेडकर। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किसने किया, तो अंबेडकर। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसकी है, तो अंबेडकर की है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी तरफ फाउंडर का नाम दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें आपका ए है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो संस्था है ये किसकी है, ये गोखले की है, ये बिल्कुल सही है ना। पूना सेवा सदन, पूना सेवा सदन जो संस्था है रमाबाई रानाडे का है, ये भी सही है, श्रीमती रानाडे की संस्था है। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, ये भी सही है। लेकिन सेठ जी भट्ट जी आंदोलन, ये भी महाराष्ट्र में ही हुआ है ना, ये भी कास्ट मूवमेंट से जुड़ा हुआ आंदोलन है, लेकिन इसके प्रणेता नारायण गुरु नहीं है, याद रखिएगा। सेठ जी कहने का मतलब हुआ क्या, सेठ जी कहने का मतलब हुआ महाजन, भट्ट जी कहने का मतलब हुआ ब्राह्मण, यानी महाजनों और ब्राह्मणों के अगेंस्ट आंदोलन, है ना। इससे संबंधित जो मतलब नेता रहे हैं ये बहुजन समाज आंदोलन से संबंधित नेता है, ठीक है। इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, बहुजन समाज आंदोलन। और बहुजन समाज आंदोलन के जो नेता हुआ करते थे उनका नाम क्या था, याद रखिएगा कि उनका जो नाम है आपने सुना होगा क्या, मुकुंद राव पाटिल, मुकुंद राव पाटिल, ठीक है। बहुजन समाज आंदोलन से जुड़े हुए नेता, सेठ जी भट्ट जी आंदोलन से जुड़े हुए नेता, याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की जो संबद्ध है ये किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ मतलब कि नेता थी, क्या कहता आंदोलन है। जब हम लोग पढ़ते हैं 18वीं 19वीं सदी का जनजातीय आंदोलन या पीजेंट मूवमेंट पढ़ते हैं, उस वक्त का यह आंदोलन है क्या, फराइजी आंदोलन। फराइजी आंदोलन, फराइजी का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। फराइजी का मतलब होता है क्या, ईश्वर में विश्वास रखने वाला संप्रदाय, ईश्वर में विश्वास रखने वाला संप्रदाय, ठीक है। यही क्या है, फराइजी है। ये फरीदपुर क्षेत्र में हुआ, बंगाल के फरीदपुर क्षेत्र में ये आंदोलन हो रहा है। और ये आंदोलन अबाउट 1800 कब 38 से लेकर कब तक चलता रहा, मोटे तौर पे अगर देखें तो अबाउट 47 तक, 1847 तक यह चलता रहा है। कहाँ, बंगाल के फरीदपुर क्षेत्र में चलता रहा है, ठीक है। और जो इसके नेता हुआ करते थे वो नेता थे शरीयतुल्लाह, और शरीयतुल्लाह के बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था किसने, दादू मियाँ ने, ठीक है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ई, चूंकि दो सही है, शरीयतुल्लाह भी है और दादू मियाँ भी है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये उसी वक्त का आंदोलन है, पीजेंट मूवमेंट ही है, पागलपंथी विद्रोह जो पूर्वी बंगाल में हुआ था 1825 से 33 के बीच। इसका नेतृत्व किसने किया, ये पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ, पूर्वी बंगाल। और याद रखिएगा कि इससे जो संबंधित नेता है उनका नाम क्या है, उनका नाम है करम शाह, ठीक है। इनका नाम क्या है, करम शाह। इन्होंने कहा था मैं पागल हूं, ठीक है।
और इसी आंदोलन से जुड़े हुए एक नेता हुआ करते थे, उनका नाम था टीटू मीर। याद रखिएगा कि ये जो आंदोलन था पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन? करम शाह। और करम शाह के बाद इस आंदोलन को जो आगे बढ़ाया था, उनका नाम था क्या? उनका नाम था टीटू मीर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है और मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करें। ए, 18वीं सदी के प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह पर आधारित पुस्तक आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना? कहीं कहीं बंकिम चंद्र चटर्जी भी देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही है। यह स्टेटमेंट क्या है? सही है ना? आजादी की गीत वंदे मातरम इसी से लिया गया है, जिसका प्रथम गायन 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वयं बंकिम चंद्र ने किया था। ये भी सही है। आनंद मठ के अतिरिक्त बंग दर्शन और देवी चौधरानी भी बंकिम चंद्र की रचना है। ये भी सही है, याद रखिएगा। इन्होंने आनंद मठ की भी रचना की, बंग दर्शन इन्हीं की रचना है, देवी चौधरानी इन्हीं की रचना है। ठीक है। इस विद्रोह का नामकरण सन्यासी विद्रोह भी बंकिम चंद्र ने दिया। नहीं, ये गलत है। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन पूछ रहा है गलत कथन का चयन करें। तो इस विद्रोह का नामकरण सन्यासी विद्रोह किसने दिया? याद रखिएगा, इस विद्रोह का नामकरण सन्यासी विद्रोह जो करता है उसका नाम क्या है? आपने नाम सुना होगा, गवर्नर जनरल का नाम क्या है? वारेन हेस्टिंग्स। इसी ने इसका नाम दिया था क्या? सन्यासी विद्रोह। याद रखिएगा। दूसरा चीज, यहाँ पे और भी कई चीजें पूछ सकता है क्वेश्चन के रूप में। जैसे सन्यासी विद्रोह कब हुआ, पूछा जा सकता है। ये आप कह सकते हैं कि 18वीं सदी का विद्रोह है। ये 1763 से लेकर 1800 के बीच में ये विद्रोह हो रहा है। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व दिया था उसका नाम क्या था? याद रखिएगा, मजनू शाह, मूसा शाह या देवी चौधरानी, भवानी पाठक, चिराग अली शाह, रामानंद गोसाई, ये सभी इस आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं। लेकिन मोटे तौर पे आप कम से कम 2-3 को याद रखिएगा, मजनू शाह, मूसा शाह, देवी चौधरानी और कौन? बाबानी पाठक। देवी चौधरानी से कई बार क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये मेंस में भी इससे कई बार क्वेश्चन स्टेटमेंट से पूछा। गांधी जी राइज टू पावर किसकी रचना है? गांधी जी राइज टू पावर किसकी रचना है? राजेंद्र प्रसाद, बी जुडिथ ब्राउन, सी राजकुमार शुक्ल और डी बेटरवन। याद कीजिए, ये रचना इसलिए पॉपुलर है कि इसी पुस्तक में राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी को क्या कहा गया है? सब कंट्रैक्टर्स कहा गया है। यानी गांधी जी ने इन्हें अपने बिचौलिया के रूप में स्थापित किया और इनके माध्यम से क्या हुआ? धीरे धीरे वो नेता के रूप में स्थापित हो गए। इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया है। और ये स्टेटमेंट दिया किसने था? जुडिथ ब्राउन ने, है ना? तो याद रखिएगा, जुडिथ ब्राउन गांधी जी राइज टू पावर में क्या करते हैं? राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी के लिए सब कंट्रैक्टर्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, सिविल सर्विसेज में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अलूरी सीताराम राजू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अलूरी सीताराम राजू किस विद्रोह का नेतृत्व करता है ना? ये आंध्र के गोदावरी क्षेत्र में आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये साहूकारों के शोषण के अगेंस्ट आंदोलन, बनने कानून के अगेंस्ट आंदोलन, है ना? और आंदोलन का नेतृत्व किया था कौन? अलूरी सीताराम राजू। और इसे प्रेरणा मिली थी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से। लेकिन कहा जाता है कि महात्मा गांधी से प्रेरित और प्रभावित होने के बावजूद ये अहिंसावादी नहीं था, इसने हिंसा को अपनाया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये विद्रोह संबंधित किससे है? अलूरी सीताराम राजू का। ताना भगत आंदोलन से रिलेटेड नहीं है, ध्यान रहे। रंपा विद्रोह से रिलेटेड नहीं है, सॉरी, ये रंपा विद्रोह से रिलेटेड है, ध्यान रहेगा। चलिए, अलूरी सीताराम राजू, रंपा विद्रोह, कई बार क्वेश्चन पूछता है। अलूरी सीताराम राजू किससे प्रभावित रहा है? याद रखिएगा, महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित है। असहयोग आंदोलन से इसे प्रेरणा मिली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसमें अगर आप गौर करके देखें, निम्नलिखित में से किसी आधुनिक काल का प्रथम आतंकवादी माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक काल का प्रथम आतंकवादी माना जाता है? अब जाहिर सी बात है कि किसी राष्ट्रवादी को क्रांतिकारी
मतलब राष्ट्रवादी को कोई भारतीय आतंकवादी तो नहीं कहेगा, लेकिन हाँ ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भी ऐसे टर्म के इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। लेकिन आधुनिक काल का प्रथम आतंकवादी, ये क्रांतिकारी आतंकवादी के रूप में फेमस है। तो ये कौन है? दौलत रामोशी, वासुदेव बलवंत फरके, चापेकर बंधु, खुदीराम बोस। इसे किसे प्रथम आतंकवादी माना गया है? याद कीजिए, देखिएगा, दौलत रामोशी और वासुदेव बलवंत फरके, याद रखिएगा। पहले मैं कुछ और बता दूं, ये दोनों जो है ये रामोशी विद्रोह के नेता हैं। याद कीजिएगा, ये महाराष्ट्र क्षेत्र में आंदोलन हो रहा था, और महाराष्ट्र क्षेत्र में जो आंदोलन हो रहा था, खासकर याद कीजिएगा 1879, है ना, रामोशी विद्रोह के नेता दौलत रामोशी और वासुदेव बलवंत फरके दोनों हुआ करते थे। लेकिन याद रखिएगा कि भारत का प्रथम आतंकवादी किसको माना गया है? वासुदेव बलवंत फरके को माना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, आप देख लीजिए और आंसर सोच भी सकते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? अभी तो झारखंड के कारण बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड अलग हो गया, तो अब कुछ क्षेत्र तो झारखंड में भी पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो बिहार का ही हिस्सा था। और याद रखिएगा, ए दानापुर, बी जगदीशपुर, सी साहाबाद और डी रोहिणी, ये देवघर के पास जगह का नाम है रोहिणी। 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत बिहार में कहाँ से हुई? तो याद रखना है, रोहिणी से शुरुआत हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके सामने है, ये क्या है? कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया? आपने बार बार पढ़ा होगा कांग्रेस की स्थापना, ये तो याद होगा 1885 में बंबई में, है ना। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि जब कांग्रेस की स्थापना के बारे में मुद्दा उभर कर सामने आया, तो कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो कहते क्या है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिशर्स के सहयोग से हुआ। ये डफरिन की दिमागी उपज थी, चूंकि एओ ह्यूम के सहायता से कांग्रेस स्थापित हुई। तो कई राष्ट्रवादी नेता क्या बोलते हैं कि सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई है, यानी ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट जन आंदोलन के उभार को क्या करने के लिए, कमतर करने के लिए क्या किया, ब्रिटिशर्स ने कुछ राष्ट्रवादियों को जोड़कर कांग्रेस संस्था को स्थापित कर दिया। तो वो क्या कहलाता है? सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत कहलाता है। और वो जो सेफ्टी बल्ब की बात करते हैं, वो बात कौन करते हैं? लाजपत राय करते हैं। या सेफ्टी बल्ब की बात आपको करते हैं तो WC बनर्जी भी करते हैं, है ना। लेकिन तड़ित चालक का सिद्धांत, ये तड़ित चालक का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि ये शुरुआती दौर है जब भारतीय राष्ट्रवादियों ने अखिल भारतीय स्तर पे एक पॉलिटिकल संस्था को स्थापित किया। अगर ब्रिटिश सरकार को इसकी भनक मिल जाती कि यह संस्था ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट कार्य करेगी, तो शुरुआती दौर में ब्रिटिश सरकार इसको क्या करती? कुचल देती। इसलिए राष्ट्रवादियों ने क्या किया? ब्रिटिशर्स का सहयोग लिया और इस पॉलिटिकल सत्ता को स्थापित कर दिया। यानी कि ये जो कांग्रेस की स्थापना हुई किसके तहत हुई? तड़ित चालक के सिद्धांत के तहत हुई। ये सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत के अगेंस्ट ये विचार दिया था। किसने दिया था? ये विचार दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों ने बनाया होगा 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो ये जो बटलर कमेटी का जो उद्देश्य है आपको पढ़ के लगा होगा। एक, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के अधिकारित्वों को निश्चित करना, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियों को निश्चित करना नहीं, भारत सरकार एवं देशी रियासत के बीच संबंध को सुधारना। ये आपको लग गया होगा, यही आंसर होगा क्या? सी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं, एक तरफ गवर्नर जनरल का नाम है, वाइसराय का नाम है, और दूसरी तरफ क्या है? कुछ सिस्टम का नाम है ना। जैसे डलहौजी पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? कौन युग्म सुमेलित है? तो डलहौजी डायरकी सही नहीं है ना। चेम्सफोर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सही नहीं है। लिन लिथगो अगस्त प्रस्ताव सही नहीं है। मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड ये बिल्कुल सही है ना। याद कीजिए 1932 इस वक्त राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए मैकडोनाल्ड ने क्या दिया था? कम्युनल अवार्ड का प्रस्ताव दिया था। क्या भाई? हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की उसमें बात की गई थी, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये तीनों क्या है? गलत है। आपका आंसर क्या हो जाएगा?
कौन सही युग्म है, तो आपका सही क्या हो जाएगा, मैकडोनाल्ड हो जाएगा। लेकिन इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको अगर ध्यान रखिएगा तो आप याद कीजिए चैम्प्सफोर्ड, चैम्प्सफोर्ड ये मॉन्टेग्यू चैम्प्सफोर्ड सुधार की बात है ना, 1919। याद कीजिए मॉन्टेग्यू चैम्प्सफोर्ड सुधार 1919, प्रांतों में द्वैत शासन की बात है ना, डायरकी की बात एकदम सही है। डलहौजी, याद कीजिए डलहौजी अबाउट 1848 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत दिया था। और लिनलिथगो ने 1940 1940 किस मुद्दे पे, विश्व युद्ध में भारतीय ब्रिटिश का साथ दे, इस मुद्दे पे उसने क्या दिया था, अगस्त प्रस्ताव दिया था, याद आ रहा है, आपने पढ़ा होगा। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा, डायरकी का संबंध 1919 से है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कई देशी राज्य का विलय डलहौजी ने किया था, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1848 है ना, और अगस्त प्रस्ताव इसका संबंध है 1940 से, है ना। आपका आंसर तो ध्यान में है, ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। वो 1854 के चार्ल्सवुड डिस्पैच का मुख्य सुझाव था। चार्ल्सवुड डिस्पैच का मुख्य सुझाव क्या था, प्राथमिक स्कूलों में वर्नाकुलर भाषा में शिक्षा, बात सही है। ये चार्ल्सवुड डिस्पैच के तहत जो सिफारिश की गई थी, यही की गई थी, प्राथमिक स्कूल में देसी भाषा में शिक्षा दी जाए, और जब बच्चे प्राथमिक स्कूल से निकलकर माध्यमिक स्कूल में आएंगे तब फिर थोड़ा बहुत अंग्रेजी में, और जब हायर स्कूल में जाएंगे तो क्या होगा, अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा, है ना। इस पे जोर दिया था ताकि प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़े। और दूसरा, उसने स्त्री शिक्षा के किसी प्रकार के डेवलपमेंट नहीं होने पे अफसोस भी जताया, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात की। और ये भी कहा था लंदन विश्वविद्यालय के पैटर्न पे भारत में तीनों प्रेसिडेंसी में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हो, जिसका काम क्या हो, परीक्षा का आयोजन करना और रिजल्ट को प्रकाशित करना। इसने व्यावसायिक शिक्षा के प्रोत्साहन की भी बात की थी, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके सामने है वो क्या है, वो है सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सिपाही विद्रोह 1857 है ना, 1857 में इसमें से कौन गवर्नर जनरल था, आपके दिमाग में तो अब आंसर आ चुका होगा, है ना, कि इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन। याद कीजिए 1856 से लेकर 1862 तक, 1856 से लेकर गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। अगर लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल है, इसका मतलब स्पष्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय कौन था, यही गवर्नर जनरल था, है ना। आप आंसर बना सकते हैं क्या, आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 गौर से पढ़ेंगे, और ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन पॉलिटी का है, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है सिविल सर्विसेज का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और पॉलिटी का क्वेश्चन थोड़ा बीपीएससी का भी जो होता है बहुत कायदे का क्वेश्चन होता है ना। तो आप गौर करके देखेंगे, जो आपका 21वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, ये जो आपका 21 क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा जा रहा है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है, ठीक है, कि भारत में क्या है, आपको गौर करके देखना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। वास्तविक एवं नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, वास्तविक एवं नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका। दूसरा देखा जाए, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, सी द्विसदनीय विधायिका है, और डी न्यायिक पुनर्विलोकन। आपको देखना है कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और भारतीय संसदीय प्रणाली, इनमें से किस मुद्दे पे भिन्न आपको दिखाई दे रहा है, किस मुद्दे पे अलग दिखाई दे रहा है, इसी को ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपने अगर पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा कि भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, जबकि यह ब्रिटेन में लागू नहीं है। न्यायिक पुनर्विलोकन ब्रिटेन में लागू नहीं है। शेष मुद्दा अगर हम देखें, शेष मुद्दा की अगर हम बात करें, वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली या द्विसदनीय विधायिका, ये इस मुद्दे पे भारत और ब्रिटेन दोनों में समानता आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन के मुद्दे पे देखा जाए तो बिल्कुल समानता नहीं है, सिमिलरिटी नहीं है। इसलिए जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन है ये लक्षणीय है, ये क्या है,
लक्षण है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ए, एकल नागरिकता, बी, संविधान की 3 सूचियां, सी, न्यायपालिका की द्वैतता, और डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ये आपके पास 4 मुद्दा है। क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है ना? आप अगर पढ़े होंगे गौर से तो देखिएगा कि एकल नागरिकता या संविधान की 3 सूचियां ये भारत में पाई जाती है ना? एकल नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां ये भारत में पाई जाती हैं, कंफर्म है। न्यायपालिका की द्वैतता, चाहे वो संघ के स्तर पे हो या राज्य के स्तर पे हो, ये अमेरिका में है, भारत में ये विशेषता नहीं है, ये भारत की विशेषता नहीं है। लेकिन संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय भारत और अमेरिका में समान रूप से मौजूद है ना? यानी जो आप लिखे हैं डी, ये संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये अमेरिका की भी विशेषता है और ये भारत की भी विशेषता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऊपर की बात करें, एकल नागरिकता और संविधान की 3 सूचियां, ये भारत में देखने को मिलता है, अमेरिका में देखने को नहीं मिलता है ना? इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 23 है, वो क्या पूछता है? वो कहता है कि वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया, तो उस समय उसकी राजधानी कहाँ थी? यानी उस समय कैपिटल के रूप में किसको बनाया गया, किससे राजधानी बनाया गया, है ना? वर्ष 1953 की बात हो रही है। आप गौर करके देखें तो आपने पढ़ा होगा 1948 को हैदराबाद राज्य को भारत गणराज्य का हिस्सा बनने के लिए बाध्य कर दिया गया था। कब? 1948 में, है ना? और इसी परिप्रेक्ष्य में आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट के रूप में स्थापित हुआ, और उस वक्त जो उसकी राजधानी बनी आपके सामने है गुंटूर, कुर्नूल, नेन्नौर और वारंगल। तो राजधानी कहाँ बनी? कुर्नूल, है ना? अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहते हैं? यह है यदि भारत संघ के एक नया राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? यानी भारतीय संघ के एक नया राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित किस अनुसूची में से एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी और डी पांचवी। ठीक से अपने क्वेश्चन को देखिएगा। और आपने अगर पढ़ा होगा पॉलिटी तो यह पढ़ा होगा कि संविधान के प्रथम अनुसूची में संशोधन करना होगा। ये तो मालूम है कुल अनुसूचियों की संख्या क्या है? 12 है, ठीक है। 12 में अगर अलग स्टेट का निर्माण करना हो तो किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? पहली अनुसूची का संशोधन करना होगा, क्योंकि पहली अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का क्या हुआ है? जिक्र हुआ है ना? भारतीय संघ के घटक राज्य जिसकी संख्या क्या है? 29 है, और संघ शासित क्षेत्र जिसकी संख्या कुल क्या है? 7 है, इसका जिक्र हुआ है। अगर इसमें कोई भी विस्तार की बात होगी तो क्या करना होगा? प्रथम अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को अगर हम गौर से देखें तो देखिएगा निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसका 25 मई 2018 में कार्यान्वयन शुरू किया? ठीक है, आपके सामने है ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी यूरोपीय संघ और डी क्या है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए? क्वेश्चन आंसर क्या होना चाहिए? आपने अगर पढ़ा होगा तो याद कीजिए, जनरल डेटा प्रोटेक्शन 2016 ये यूरोपीय संघ या यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के सभी नागरिकों या व्यक्तियों के लिए डेटा संरक्षण एवं गोपनीयता संबंधी क्या है? कानून है। किसके लिए? अभी मैंने स्टेटमेंट दिया क्या है? यूरोपीय संघ। इसका मतलब आंसर क्या होगा? आंसर ऑस्ट्रेलिया नहीं, कनाडा नहीं, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यूरोपीय संघ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 है वो क्वेश्चन पूछता क्या है? निम्नलिखित मूल अधिकारों में से
किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है ना? यानी मूल अधिकारों के किस संवर्ग में किसकी बात की गई? अस्पृश्यता के विरुद्ध संरक्षण की बात की गई है। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। आपके सामने विकल्प है शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार और समता का अधिकार, है ना? याद कीजिए भारतीय संविधान के भाग 3, भारतीय संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, 14 to 18 तक का जितना भी उपबंध है वो समानता के अधिकार के रूप में वर्णित हुआ है ना? यानी याद रखिएगा कि संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 तक के लगभग सभी उपबंध क्या है? समानता के अधिकार के रूप में वर्णित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने और किसी भी रूप में इसके आचरण को निश्चित करने की बात करता है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी, क्या? समानता का अधिकार, समता का अधिकार, है ना? क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 को अगर आप गौर से देखें तो यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? स्वतंत्रता के उपयुक्त व्याख्या के रूप में, सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। आपके सामने स्टेटमेंट है, देख सकते हैं। ए, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, बी, नियंत्रण का अभाव, सी, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। आप किसे मानेंगे स्वतंत्रता, है ना? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की गतिविधियों पर अनुचित प्रतिबंधों की अनुपस्थिति, है ना? यानी व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार का अनुचित प्रतिबंध नहीं हो, है ना? या आप ये भी कह सकते हैं निजी व्यक्तित्व के विकास के लिए बिना अवरोध का अवसर प्रदान किया जा रहा हो, अवसर मिलता हो, क्या कहेंगे? इसी को स्वतंत्रता कहेंगे। यानी स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का मतलब है बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए या बिना कानून व्यवस्था को प्रभावित किए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने का अधिकार है ना? इसका मतलब है कि जो आपके सामने विकल्प दिख रहा है, राजनीतिक शासकों की तानाशाही संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वतंत्रता हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आंसर हो जाएगा डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, है ना? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके सामने है वो क्या है? देखेंगे गौर से। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पूछ क्या रहा है? भारत की संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? क्वेश्चन नंबर 28 याद कीजिए, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के तहत विवाह का अधिकार जीवन का अधिकार है ना? और आपके सामने विकल्प के रूप में क्या है? विकल्प के रूप में अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 29 है, निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? वो ये कूट सही डाला नहीं गया, छूट गया, है ना? किसे? निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? चलिए फिर भी देख लेते हैं हम लोग। ए, शक्तियों का परिसीमन, बी, विधि के समक्ष समानता, सी, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और डी, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। नीचे जो कूट आपका है, ए 1 और 2, बी 2 और 4 और सी 1 2 4, डी 1 2 3 4। ठीक है, चलिए इसमें ई नहीं है, फिर भी आंसर हम लोग बनाते हैं। आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर क्या होना चाहिए? देखिएगा, मौलिक अधिकार राज्य की शक्तियों का परिसीमन करता है ना? मौलिक अधिकार राज्य की शक्तियों का क्या करता है? परिसीमन करता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, विधि के समक्ष सभी क्या है? समान है। आपने पढ़ा होगा, इसमें धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव क्या होता है? शून्य होता है। आपने ये भी पढ़ा होगा। स्वतंत्रता के साथ नागरिक उत्तरदायित्व की भी बात है।
इसका मतलब है कि आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी। क्या? 1, 2 और 4। अगला देखते हैं। यानी आपका जो सही होगा, शक्तियों का परिसीमन सही है, विधि के समक्ष समता सही है, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व नहीं, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाना है। भारत की संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं संचित ढंग से अर्थित होता है। अच्छा देखिएगा फिर एक बार गौर से, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। ठीक है, भारत के संविधान में लिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 30 आप अगर पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा क्या है, संरक्षित है। ध्यान होगा। तो ये निजता का अधिकार अनुच्छेद 21, यानी आप अगर देखें तो यहां पे आपका जो विकल्प बनेगा वो कौन बनेगा, सी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे है। अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे है। डी, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार है। आप किसे अधिकार के अंतर्गत रखते हैं। यानी क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है ये संविधान का भाग 3, संविधान के भाग 3 में 6 प्रकार के मूल अधिकार का वर्णन है, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य है राज्य द्वारा नागरिक के मूलभूत अधिकारों के अतिक्रमण को रोकना। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि संविधान के भाग 3 में कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार की चर्चा है, जिसका उद्देश्य क्या है, राज्य द्वारा नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के अतिक्रमण को रोकना तथा राज्य को का कर्तव्य सुनिश्चित करना कि वो समाज अथवा अन्य नागरिक अथवा संस्था द्वारा किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण न हो। ठीक है, इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों की क्या है, दावे हैं। यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किस चीज का दावा नहीं कर सकता, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। अब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा केवल यह अधिकार कौन, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार किसे प्राप्त है, भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। ठीक है, ये राइट सिर्फ भारत के नागरिक को प्राप्त है, यानी आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, डी, धार्मिक भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। अगर आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 30 देश के धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को कई अधिकार देता है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। एक मिनट, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया 33। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का जो संबंध है वो आपका किससे है, आपने अगर पढ़ा होगा तो उसका संबंध आपका बिहार से है। 34 का संबंध जो है वो बिहार से है और ये बिहार करंट का क्वेश्चन हो सकता है, आप कॉल करके पढ़िएगा। किस पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध उद्योगपति महेंद्र उर्फ किंग महेंद्र का निधन हाल में ही हो गया। ठीक है, किस पार्टी के राज्यसभा के ये सांसद थे,
ये किंग महेंद्र आपने सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज के रूप में। ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, जहानाबाद से इनकी संबद्धता है। एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स इन्हीं की कंपनी रही है। देश के 20 जो महत्वपूर्ण फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें एक है एरिस्टो, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, ठीक है। और ये भी आप जानते होंगे कि ये राज्यसभा के मेंबर चुने गए थे 2018 में, 2024 तक के लिए ये राज्यसभा के मेंबर थे, लेकिन इनका हाल फिलहाल निधन हो गया। और ये राज्यसभा के मेंबर ये पिछले 3 बार से किस पार्टी से चुने जा रहे थे राज्यसभा के सांसद के रूप में? जदयू से। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि ये मात्र 3 बार, कहा जाता है कि ये 7 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, है ना, 7 टाइम्स। जिसमें पहली बार ये राज्यसभा के सांसद के रूप में किस पार्टी से आए थे? ये 1980 में कांग्रेस पार्टी से ये राज्यसभा के सांसद के रूप में, लेकिन पिछले यानी कि 3 बार से जदयू पार्टी से राज्यसभा के सांसद के रूप में ये रहे हैं। तो आप आंसर में क्या देंगे? बी, जदयू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 है, ये हाल ही में चर्चा में रहा बेला औद्योगिक क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण। बेला औद्योगिक क्षेत्र की संबद्धता है मुजफ्फरपुर से, ध्यान रखिएगा। बेला औद्योगिक क्षेत्र की संबद्धता कहाँ से? मुजफ्फरपुर से। आपने अगर पढ़ा होगा, हाल ही में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बेला में आयोजित एक उद्यमी संवाद में यह घोषणा किया कि बेला में अति शीघ्र क्या होगा, लेदर वुड पार्क प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए बेला क्या है, चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 36 है, ये क्वेश्चन क्या कहता है? जलवायु अनुकूल खेती अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा बिहार के कितने जिलों का चयन किया गया है? जलवायु अनुकूल खेती अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा बिहार की कितने जिलों का चयन किया गया है? याद रखिएगा, केंद्र सरकार की नीकरा योजना ये अबाउट 2011 से चल रही है ना। नीकरा योजना 2011 से चल रही है। इसमें 10 नए जिले को शामिल किया गया है। 10 नए जिले को शामिल किया गया है, जिसमें दरभंगा भी है, पूर्वी पश्चिमी चंपारण है, आपका सीवान, सहरसा, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, नालंदा, सीतामढ़ी, इसको शामिल किया गया है। यानी ये 10 नए डिस्ट्रिक्ट बिहार से क्या हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 10। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है स्मार्ट सिटीज मिशन और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संयुक्त पहल पर आयोजित इट स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार का कौन सा स्मार्ट सिटी देश के टॉप 20 में शामिल किया है? ठीक है, बिहार का कौन सा स्मार्ट सिटी देश के टॉप 20 में शामिल है? तो आपके सामने विकल्प है पटना, आपके सामने विकल्प है भागलपुर, बिहार शरीफ, टी मुजफ्फरपुर, है। क्वेश्चन नंबर 37। 15 अप्रैल ये 15 अप्रैल 2021 को लॉन्च की गई इस प्रतिस्पर्धा में देश के कुल 100 स्मार्ट सिटीज के साथ कुल 109 शहर शामिल हुए हैं। याद रखिएगा, कुल 109 शहर शामिल हुए, जिसमें पटना टॉप 20 में शामिल है। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि 14वीं राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता 2021 के पदक तालिका में बिहार का स्थान क्या रहा? ठीक है, ये क्या कर रहा है? 14वीं राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता 2011 की पदक तालिका में बिहार का स्थान क्या रहा है? याद रखिएगा, शिरडी महाराष्ट्र में आयोजित इस प्रतियोगिता, ये प्रतियोगिता 24 से लेकर 26 दिसंबर 2021 तक चली है, जिसमें बिहार ने कुल 29 स्वर्ण जीता, 13 रजत और 10 कांस्य जीतकर क्या तीसरे नंबर पर रहा, यानी थर्ड स्थान पे रहा। तो आंसर क्या होगा? तीसरा हो जाएगा। जबकि याद रखिएगा कि प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है और सेकंड स्थान पे तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन पूछा गया है
कि बिहार में 15 दिसंबर 2021 में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर लगाने वाला प्रतिबंध अब कब से शुरू होगा? क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर लगने वाला प्रतिबंध अब कब से शुरू होगा? 1 जनवरी 2022, 1 अप्रैल 2022, 1 जुलाई 2022, 2 अक्टूबर 2022। याद रखिएगा, ये प्रतिबंध लगने वाला है 1 जुलाई 2022 से। एकल उपयोग प्लास्टिक का निर्माण, उसका आयात, उसका भंडारण, उसका वितरण, उसकी बिक्री और उपयोग पर क्या रहेगी? रोक रहेगी। कब से? 1 जुलाई 2022 से। जबकि ये भी कहा गया है कि कम प्लास्टिक की परत वाली जो कागज का कप चलता है उसका उपयोग क्या रहेगा? जारी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पूछता है, बिहार के किस जिले में उगाए जाने वाले गोविंद भोग चावल को अब बिहार के हर पहाड़ी इलाके में उगाने की योजना बनाई गई है? ठीक है, बिहार के किस जिले में उगाए जाने वाले गोविंद भोग चावल को अब बिहार के हर पहाड़ी इलाके में उगाने की योजना बनाई गई है? ये याद रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है गोविंद भोग चावल अभी तक कहां हो रहा था, है ना? ये याद रखिएगा, कैमूर। ठीक है, याद रखना है क्या? कैमूर। ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ही क्या है? ये गोविंद भोग चावल का उत्पादन होता है। खासकर ये ध्यान रखिएगा, कैमूर में एक जगह है जिसका नाम क्या है? मोकरी, है ना? तो कैमूर के मोकरी पहाड़ी क्षेत्र के जल का इस्तेमाल करके इस चावल का उत्पादन होता है। क्योंकि इस चावल के लिए पानी की उपलब्धता जरूरी है, लेकिन पहाड़ के पानी का इस्तेमाल इसमें हो रहा है। इसी प्लान के तहत आगे भी ये काम जारी है कि भाई अब इसी प्रकार का चावल अन्य क्षेत्रों में भी उपजाया जाए, है ना? जिसकी शुरुआत कहाँ से होनी है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इस प्रकार की शुरुआत कहाँ से होगी? तो इस प्रकार की शुरुआत जो होने वाली है वो कहाँ से होने वाली है? याद रखिएगा, गया से। गया के पहाड़ से गिरने वाले पानी को जमा करके सिंचाई के साधन के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और कौन चावल का उत्पादन किया जाएगा? गोविंद भोग चावल का उत्पादन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, द पुस्तक द न्यूज फॉक्टॉक्स ऑफ बिहार के लेखक कौन है? नलिन वर्मा, मीरा पकराशी, डॉक्टर राजीव रंजन और पीसी राय चौधरी। याद रखिएगा, इसके राइटर है नलिन वर्मा, है ना? लेकिन ये याद रखिएगा, एक और पुस्तक इनकी काफी पॉपुलर है। उस पुस्तक का नाम है गोपालगंज टू रायसीना। याद रखिएगा, इस पुस्तक के अलावा भी एक और पुस्तक है जिसका नाम है गोपालगंज टू रायसीना। और वो क्या है? लालू जी की आत्मकथा है, लालू प्रसाद यादव की आत्मकथा है। क्या? याद रखिएगा, गोपालगंज टू रायसीना। इसके भी राइटर कौन है? नलिन वर्मा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, बिहार के दूसरे डेंटल कॉलेज का निर्माण कार्य किस जिले में कराया जा रहा है? तो अभी तक तो याद है कि मात्र एक डेंटल कॉलेज है, पटना डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल। एक ही हॉस्पिटल भी काम कर रहा है। दूसरा जो डेंटल कॉलेज खुलना है वो कहाँ खुलना है? दूसरा जो डेंटल कॉलेज आपका खुलना है वो आपका कहाँ? नालंदा में। ठीक है, याद रखिएगा। अभी तक एक ही है, पटना डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल। सेकेंड जो शुरू किया जा रहा है वो कहाँ? नालंदा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 जो आपके सामने है, बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र 2021 से निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पारित नहीं हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पारित नहीं हुआ? ये दाखिल खारिज संशोधन विधेयक पारित हुआ है। बिहार सिविल न्यायालय संशोधन, बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन पारित हुआ है। और बिहार तकनीकी सेवा ये भी पारित हुआ है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी, बिहार सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक, है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 44। 44वां क्वेश्चन कहता है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस इंडेक्स 2021 में बिहार की रैंक क्या रही? 14, 17, 19 और 21। ध्यान रखिएगा, बिहार का रैंकिंग कितना है? 19वां है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहा है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में बेहतर घरेलू स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में पिछले सर्वेक्षण की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 17%, 23%, 29% और 36%। ठीक है, याद कीजिएगा, ये
आप ध्यान रखिएगा, आपने अगर पढ़ा होगा तो NFHS क्या 4, NFHS 4 के अनुसार कहा जाता है कि बिहार में कितना अबाउट 26.5% लोग बेहतर घरेलू स्वच्छता सुविधा का उपयोग कर रहे थे। ठीक है, NFHS 4 के तहत 26.5% लोग क्या बेहतर घरेलू स्वच्छता सुविधा का उपभोग कर रहे थे, जो NFHS 5 में बढ़कर कितना हो गया अबाउट 49 पॉइंट कितना 4% हो गया है। इसका मतलब है ये बढ़ोतरी कितना है 23% का है, तो आंसर क्या हो जाएगा 23%, यानी बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन करता है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में बेहतर घरेलू स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में पिछले किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बात कर रहा है, पिछले किस हाँ संख्या में पिछले किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। आपके सामने विकल्प है कैमूर, रोहतास, नालंदा और किशनगंज। ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें से सर्वाधिक बढ़ोतरी जिस डिस्ट्रिक्ट में हुआ उसका नाम क्या है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट है ना। जो अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा उसी का ये पूरा क्वेश्चन है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये मतलब कि NFHS 4 में जो परसेंटेज हुआ करता था वो कितना था अबाउट 27.2% हुआ करता था, जो आगे बढ़कर कितना हो गया 69% हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ वृद्धि दर को देखें तो अबाउट 35.1% हो जा रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा रोहतास हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, बिहार के सभी शहरों और गांवों के हर घर में कब तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। बिहार सरकार ने यह लक्ष्य कब तक के लिए रखा है, क्या स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने का लक्ष्य। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा डी, मार्च 2025 तक, है ना। मार्च 2025 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 जो आपका क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किन 2 जिलों में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की घोषणा हाल में की है। आपके सामने विकल्प जो है वो है गया और अरवल, जमुई, बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जहानाबाद। आपने पढ़ा हुआ 2005 में लगभग 700 मेगावाट बिजली की खपत होती थी, बहुत ही कम थी, बहुत खराब स्थिति थी, लेकिन अब ये बढ़कर अबाउट 6700 मेगावाट हो गया। ठीक है, तो यही बिजली खपत की बढ़ोतरी के साथ साथ क्या हुआ, बिजली उत्पादन पे भी जोर है। और ये जो बिहार में 2 जिले हैं जहाँ पे ऊर्जा प्लांट को स्थापित करने की घोषणा की गई है, वो आपका जगह कहाँ है, याद रखिएगा आपका जो आंसर होगा क्या होगा, जमुई और बांका, है ना। यानी 2 डिस्ट्रिक्ट में जमुई और बांका में ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन 48 तक ही है। और ये कि मेरी कोशिश है कि भाई इसको आप लोग भी थोड़ा देखें, है ना। और आगे हम लोग फिर कल भी देखते हैं, कुछ और मुद्दे पे चर्चा करेंगे, कुछ हिस्ट्री का भी क्वेश्चन होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एंशिएंट मेडिएवल हिस्ट्री को भी छोड़िएगा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ऐसे एक आध दिन में क्वेश्चन आंसर सेशन वहाँ पे मैं दे दूंगा। क्वेश्चन आंसर नहीं, एक पूरा क्लास ही दे दूंगा, पूरे एंशिएंट का कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बातचीत हो जाएगी इसी पे। ऐसे ही हम लोग चर्चा कर लेंगे क्या क्या क्वेश्चन एंशिएंट में अब तक पूछा गया है, उससे रिलेटेड क्या पूछेगा या मेडिएवल में क्या पूछेगा, 2 क्लास में वो क्लियर हो जाएगा। तो हो सकता है कल या परसों में हम लोग उसको पूरा कर लें, है ना। ओके, थैंक यू।